नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। ऐसे समय में जबकि सच कहना एक तरीके से अपराध हो गया है, सरकार की आलोचना करना एक तरीके से अपराध हो गया है, वैसे में सत्यहिंदी.com ने एक मुहिम शुरू की है, सच को सच कहा जाए। और अगर सरकार की आलोचना करनी है तो आलोचना की जानी चाहिए। उससे बचने की कोशिश करना लोकतंत्र को एक तरीके से कमजोर करना है। सत्यहिंदी.com को प्रति आपका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आप अपना सहयोग हमें और दें। आप हमें आर्थिक भुगतान भी कर सकते हैं, हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। हमने एक सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और सदस्यता अभियान में शामिल होंगे, हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी और पत्रकारिता की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। 3 सवाल। पहला सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या राम मंदिर बनना चाहिए? निश्चित तौर पर भव्य से भव्यतम राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। दूसरा सवाल, 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत होगी, भूमि पूजन होगी। क्या भूमि पूजन होना चाहिए? निश्चित तौर पर भूमि पूजन होना चाहिए। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मौका है। एक लंबे समय के बाद ये क्षण आया है, लिहाजा इस क्षण को नहीं छोड़ना चाहिए। और अब तीसरा सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को भूमि पूजन के वक्त वहां पर रहना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए? मेरा अपना मानना यह है कि उन्हें इस मौके पर नहीं रहना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए। इस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है। लोग ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि करीब 500 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब राम मंदिर बनने की शुरुआत होगी। एक ऐतिहासिक लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज इस नतीजे पर पहुंची है। कई बार इस मसले को लेकर खून खराबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे संगठनों ने इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इतना बड़ा समय आया है, वो लम्हा आया है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री वहां क्यों ना हो? कुछ लोग इस डिबेट में पढ़ सकते हैं कि एक सेकुलर देश होने के नाते इस देश के प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए। मैं इस डिबेट में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। ये उसी तरीके की डिबेट है जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ तो उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए? क्या सरकार के पद पर बैठे किसी व्यक्ति को वहां जाना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बारे में आपत्ति थी। उन्होंने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इस समारोह में जाने वाले थे, उनको पत्र लिखकर कहा कि आप एक सेकुलर देश के राष्ट्रपति हैं, लिहाजा आपको ऐसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना बेहतर समझूंगा, बशर्ते कि वहां न जाना। और उन्होंने प्रधानमंत्री का सलाह मशवरा नहीं माना और वो उस समारोह में शामिल हुए। तो ये सवाल आज भी कई लोग उठाते हैं। मेरा मानना यह है कि पिछले 70 सालों में ये सवाल बेमानी हो गया है। अगर रोजा इफ्तार में देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, बड़े बड़े अफसर शामिल हो सकते हैं, और अगर चर्च के समारोह में शामिल हो सकते हैं, अगर दूसरे धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, तो भूमि पूजन में देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं शामिल होना चाहिए? ये सवाल मेरे लिए बेमानी है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि वो शामिल हो, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और इससे भारत का जो सेकुलरिज्म है वो भी खतरे में नहीं पड़ता है। तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उनको, देश के प्रधानमंत्री को इस समारोह में नहीं शामिल होना चाहिए? इसके मेरे अपने तर्क हैं। सबसे पहला तर्क मेरा यह है कि सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन इशू की गई है कोरोना के संदर्भ में। इस गाइडलाइन में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 69 साल है और इस समारोह में जो और लोग शामिल हो रहे हैं उनकी उम्र भी, जो बड़े नेता हैं, जो जिनका राम मंदिर, राम जन्मभूमि आंदोलन से एक बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, अगर उनकी उम्रों को देखें, लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो इस समारोह में शामिल होंगे, उनकी उम्र है 92 साल। मुरली मनोहर जोशी 86 साल।
और कल्याण सिंह 82 साल, जो जब बाबरी मस्जिद गिरी थी उस वक्त वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख 69 साल। अगर सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन इशू की गई है और वो गाइडलाइन सैक्रोसैंक्ट है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को और देश के ये तमाम बड़े नेताओं को उस गाइडलाइन का उल्लंघन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर आप देश के नागरिकों से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस गाइडलाइन का पालन करें? यहां सवाल प्रॉपराइटी का है। ये मैं मानता हूं कि ऐसा मौका सालों के बाद आता है, सदियों के बाद आता है, महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन देश का कानून कानून होता है, देश का संविधान संविधान होता है, सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस होती है। जो आज देश के प्रधानमंत्री जिस धर्म संकट से गुजर रहे होंगे, ऐसे धर्म संकट से देश का हर नागरिक पिछले 4 महीनों में कभी न कभी गुजरा होगा। उसके लिए ऐसे क्षण आए होंगे जब वो उसको लगा होगा कि उसे उस समारोह में शामिल होना चाहिए, लेकिन चूंकि 65 साल की उम्र थी, ज़्यादा थी, इसलिए वो उस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके घरों में बहुत आपदा आई, उनके अपने बिछड़ गए, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पाए, उन चीज़ों में शरीक नहीं हो पाए क्योंकि उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा थी। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जब अपनी ही बनाई गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो क्या ये देश के सामने अच्छा संदेश देंगे? ये सवाल मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरा, सरकार की गाइडलाइन है जो 29 जुलाई को जो अनलॉक 3 है, उस गाइडलाइन में बहुत सारी छूट दी गई है, लेकिन एक चीज़ की छूट नहीं है। वो ये है कि किसी तरीके का धार्मिक समारोह, किसी तरीके की धार्मिक राजनीतिक समारोह, ऐसी चीज़ों से जो है अभी उसकी अनुमति नहीं मिली है। जो 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत के लिए जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, ये एक धार्मिक कार्यक्रम है और वहाँ पे लोग धार्मिक तौर पर इकट्ठा हो रहे हैं। यानी धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना या धार्मिक कार्यक्रम करना, ये कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। तो देश के प्रधानमंत्री और बाकी बड़े नेता जो वहाँ पे इकट्ठा होंगे धार्मिक कार्यक्रम में, और ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, तो क्या वो सबक देश के सामने रखना चाहेंगे? क्या संदेश देश के सामने जाएंगे कि क्या खुद देश के प्रधानमंत्री, तमाम बड़े नेता, आरएसएस के प्रमुख, वो खुद उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं जो सरकार ने बनाई है और जिसको लागू कराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है? इसके अलावा तीसरा सवाल यह है कि रामलला के जो पुजारी हैं उस जगह पे और वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनमें से एक पुजारी जिनका नाम है प्रदीप दास, जो प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के चेले हैं, वो और उनके साथ 16 पुलिसकर्मी, ये कोरोना का टेस्ट हुआ था, उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप सोचिए, आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि वहाँ जो लोग भी उपस्थित होंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको वहाँ से हटा लिया जाएगा। वहाँ पे वही लोग रहेंगे जो नेगेटिव रहेंगे। पर सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना के बारे में कहा जाता है कि आप संक्रमित हो सकते हैं और उसके लक्षण आप दिखाई ना पड़े या उसके लक्षण टेस्ट में सामने ना आ पाए। ऐसे में ये कितना बड़ा खतरा होने जा रहा है। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो ज़रूर 2 गज की दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसका पालन किया जाएगा, लेकिन अगर कल खुदा न खास्ता किसी की गलती से अगर कोरोना का संक्रमण अगर प्रधानमंत्री तक पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उसके प्रति जवाबदेह होगा? और देश के प्रधानमंत्री तक अगर बात पहुंचती है तो ये कितनी गंभीर बात हो जाएगी। और ये किस वक्त ये बात की जा रही है? ये उस वक्त बात की जा रही है जब कोरोना अपने भीषणतम रूप में भारत में अपना चेहरा दिखा रहा है। 55,000 केसेस पिछले 24 घंटों के अंदर आए हैं और पिछले 2 दिनों के अंदर 1,06,000 कोरोना के पेशेंट्स, यानी 1,06,000 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। अकेले जुलाई के महीने में 10 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस आ चुके हैं। और आज जिस तरह से, जिस गति के साथ कोरोना के केसेस भारत में रोज बढ़ते जा रहे हैं, एक आंकड़ा ये भी कहता है कि भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेज गति से यहाँ कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। यानी अमेरिका और ब्राजील को भी हम पीछे छोड़ने की स्थिति में है आज की तारीख में। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल
ये जो गति है ये कितनी खतरनाक है। आपको मालूम है कि 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया था। पूरे फरवरी के महीने में सिर्फ 2 कोरोना के केसेस आए थे। मार्च के महीने में 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था तो देश में 561 केसेस थे। मार्च के महीने में पूरा आंकड़ा हो जाता है 1390। अप्रैल के महीने में ये कई गुना बढ़ जाता है और 33,400 केसेस सामने आते हैं। मई के महीने में और जंप मारता है, करीब 1.5 लाख केसेस सामने आते हैं। जून के महीने में फिर जंप मारता है तगड़ा, करीब 4 लाख के आसपास केसेस आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जुलाई के महीने में 10 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस आ चुके हैं। यानी 30 जनवरी से लेकर जून तक 5 लाख केसेस आए। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने में 5 लाख के आसपास केसेस होते हैं। लेकिन अकेले जुलाई के महीने में सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं और 10 लाख के ऊपर केसेस आ जाते हैं। तो प्रतिदिन 55,000 जब कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जी का वहां जाना गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा तो होगा, लेकिन कितना बड़ा खतरा होगा इस बात की गारंटी क्या होगी कि वहां पर कोरोना का जो स्वरूप है वो उन तक नहीं पहुंचेगा, या जो मामले हैं वो उन तक नहीं पहुंचे। ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और कोरोना उन तक बिल्कुल ना पहुंचे। हम सब लोग उनके बेहतर स्वास्थ्य की कुशल की हम कामना करते हैं। लेकिन ये खतरा है और इस खतरे के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है? उससे बड़ी बात यह है कि देश की प्रायोरिटीज क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या है, देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार की प्राथमिकता क्या है। इस वक्त देश 3 ऐतिहासिक संकटों से गुजर रहा है। एक, जैसा हमने कहा, एक मेडिकल क्राइसिस है, अनप्रेसिडेंटेड मेडिकल क्राइसिस है। इतनी बड़ी मेडिकल क्राइसिस दुनिया में कम से कम पिछली शताब्दी में तो नहीं हुई थी, जब पूरी दुनिया ही बंद हो जाए और सब उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी आर्थिक संकट, और बहुत बड़ा आर्थिक संकट इस वक्त पूरी दुनिया उससे जूझ रही है। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बेहतरीन अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त जो हैं वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं और भारत उससे अछूता नहीं। भारत की स्थिति तो और भी बुरी होने वाली है। तीसरा, भारत इस वक्त अपने सीमा के ऊपर चीन का आक्रमण भी झेल रहा है, हमारी जमीन के अंदर घुस आया है। तो 3 बड़े संकट हैं, एक मेडिकल क्राइसिस है, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस है, तीसरा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, और तीनों ही अनप्रेसिडेंटेड है। वैसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उनकी पहली प्राथमिकता क्या मेडिकल क्राइसिस से निपटने की नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी पहली प्राथमिकता आर्थिक संकट से निपटने की नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी पहली प्राथमिकता चाइना से निपटने की नहीं होनी चाहिए? और जब वो गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए जब वो एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे जो अपने आप में ऐतिहासिक है, तो क्या संदेश जाएगा? और हमने मेडिकल क्राइसिस का जिक्र किया है, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ मैं आपको ध्यान दिला दूं, कितनी बड़ी क्राइसिस है। मैं आपको अभी उदाहरण देता हूं, अमेरिका का लेटेस्ट डेटा आया है। अप्रैल से लेके जून के महीने में, जो इस क्वार्टर में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 9.5% श्रिंक कर गई है। 9.5% श्रिंक किया गया है। 1947 में जब जीडीपी का मेजरमेंट शुरू हुआ औपचारिक तौर पर, अर्थव्यवस्था को नापने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आंकड़ा सामने लाया गया, 1947 से शुरू हुआ। उसके बाद का किसी भी क्वार्टर में ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी श्रिंकेज है। अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ उसने छलांग लगाई है, 9.5। अब तक कहा जाता था कि अमेरिका के अंदर जो श्रिंक हुआ था उसकी इकोनॉमी, वो 1958 में हुआ था और तब 2.6% इकोनॉमी श्रिंक की थी उस क्वार्टर में। अब जो 9.5% का जो ये डेटा आया हुआ है, इसके आधार पे इकोनॉमिस्ट जो अर्थवेत्ता हैं उनका कहना यह है कि अगर इसको हम एनुअलाइज्ड यानी अगर वार्षिक गति के आधार पर देखेंगे तो यह आंकड़ा बैठता है 32.9%। यानी चारों क्वार्टर में यह श्रिंकेज 32.9% हो सकती है। अकल्पनीय आंकड़ा है, एक ऐसा आंकड़ा जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है।
इस वक्त जो पर्सनल स्पेंडिंग है, जो लोगों की खर्च करने की जो क्षमता है, वो अमेरिका में 34.6% उसमें श्रिंकेज हुई है वार्षिक डेटा के आधार पर। पिछले हफ्ते 1.43 यानी 14 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया है अमेरिका के अंदर, 14 और इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 14.7% है। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था की यह हालत है कोरोना की वजह से। भारत की अर्थव्यवस्था इससे अछूती नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ऑलरेडी जो आंकड़े आ चुके हैं वो 5% से ज्यादा की श्रिंकेज उसमें दिखाई जा रही है, और अगला जो क्वार्टर है उसके डेटा अभी तक आए नहीं है। उस आंकड़े में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी श्रिंक करेगी, जो तमाम एजेंसीज हैं वो इस बात का अनुमान लगा रही है कि कम से कम 5 से 10% की नेगेटिव ग्रोथ भारत की अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है जहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार में पहुंच चुकी है, मेडिकल क्राइसिस भयानक स्थिति में पहुंच चुकी है, चीन हमारी सरहदों पर घुसा हुआ और हमारी सीमा पर कब्जा कर लिया और पीछे जाने को तैयार नहीं बैठा हुआ है, युद्ध की आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो वैसे में देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। एक राम मंदिर का पूजन महत्वपूर्ण है या फिर अर्थव्यवस्था में पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे अभिनव प्रयोग के साथ उसमें जुड़ने की जरूरत है, या कोरोना से लड़ने की जरूरत है। निश्चित तौर पर मंदिर बनना चाहिए और मंदिर का कार्यक्रम 5 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो निश्चित तौर पर शुरू होना चाहिए, प्रतीकात्मक तरीके से उसकी कार्रवाई शुरू हो जाए, और जब भव्य मंदिर बन जाए या जब कोरोना का संकट निपट जाए तब देश के प्रधानमंत्री को पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे जाके हम सब लोगों को जाके वहाँ प्रार्थना करनी चाहिए, वहाँ भगवान के दर्शन करने चाहिए। लेकिन क्या ये उचित वक्त है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।